हेलो, वेलकम बैक टू मैगजीन मित्रा। और अब हम कवर करने वाले हैं नवंबर महीने की जो हमारी मैगजीन चल रही है उसके इकोनॉमी के पार्ट 2 को, जो हमने पिछले वीडियो में पीछे तक करा दिया था 3.3 तक। तो आगे हम बढ़ते हैं। पहला हमारा आर्टिकल है इसमें, श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन। तो देखो हुआ क्या है, अभी क्या है कि हमारे यहाँ पे ना मतलब श्रम वगैरह को लेके काफ़ी चीज़ें जो लेबर कोड्स थे वो बहुत पुराने हो गए थे। तो उनको पहले बना दिया था हमने, तो उसके बाद में 4-5 साल के बाद में उनको लागू कर दिया गया है। तो हमें समझने वाली बात है कि सबसे पहले कि किसने पारित कराए थे, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। पारित होने के बाद अब 4 हैं टोटल मिला के लेबर कोड्स, उनको लागू कर दिया गया है। तो ये मान के चल रहे हैं कि हम अब तक के जो श्रम कानून है ना, उनमें देश का हमारा सबसे बड़ा सुधार है कहीं ना कहीं। तो 4 कौन-कौन सी हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं? तो सबसे पहली है वेतन संहिता। तो इसमें बात होगी इसके बारे में कि भाई वेतन किसको, मिनिमम वेतन क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। और औद्योगिक संबंध संहिता, इसके बारे में इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे में होगी, कामगारों के क्या अधिकार हैं, ये सब रिलेटेड। सामाजिक सुरक्षा संहिता कि भाई आपको टाइम पे वेतन मिल रहा है, स्वास्थ्य सेवा मिल रही है, ये सारी चीज़ों के बारे में होगा। हालांकि हम इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, पता है, इसी आर्टिकल में कवर करा रखी है ये सब। व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, तो ये इस बारे में है। अगला है हमारा, तो ये जो संहिता है ना, ये टोटल 19 जो मौजूद पहले से श्रम के कानून हैं अलग अलग, उनको समेकित करती हैं, है ना। तो इन सब में कुछ कुछ होंगे, जैसे सपोज करो इसमें 4 हैं, इसमें 2 या 3 हैं, तो इस तरह से ये सारे 29 कानूनों को समेकित करती हैं, ठीक। तो अब तक क्या था जरा उसके बारे में देख लें। तो कुछ नहीं है, आपके पूरा जो पॉलिटी वाला सेक्शन है उसका रिवीजन होने वाला है यहाँ पे। तो देखो यार, सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटी चीज़ें होती हैं कि श्रम जो है ना, वो समवर्ती सूची का विषय है हमारे जो संविधान है उसके अंदर, ठीक। यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि केंद्र और राज्य दोनों के दोनों अगर चाहें तो अपने अपने कानून बना सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं बता देता हूँ, एक अगर दोनों ने कानून बनाया हुआ, संसद ने भी और राज्य की विधानसभा ने भी, तो किसका मान्य होगा? ऑब्वियस सी बात है कि संसद वाला ज़्यादा मान्य होता है इस पे, ठीक है, प्राथमिकता उसी को दी जाती है। उद्देश्य का मतलब हमारी क्या है भाई, प्रस्तावना में भी बिल्कुल बात करी गई है सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की, व्यक्ति की गरिमा प्रतिष्ठा की समानता। तो कहीं ना कहीं श्रम कानूनों के लिए हमारी प्रस्तावना जो है, उद्देश्य का जो है, उसने भी मार्गदर्शन का काम करा है। इसके अलावा जब हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में जाते हैं तो नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं, वहाँ पे भी आर्टिकल 39 कहता है कि भाई देखिए, भेदभाव के बिना समान कार्य के लिए समान वेतन दोगे। 41 कहता है कि काम पाने का, शिक्षा पाने का, और आपका बीमारी बुढ़ापा वगैरह में आपको लोक सहायता पाने का अधिकार है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 42 कह रहा है कि भाई काम की जो न्यायोचित और मानव संगत जो दशा हैं वो होनी चाहिए, प्रसूति सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। 43 हमारा आर्टिकल, आपको देखो ये सब ना, मैं मतलब इसमें क्या बताऊँ आपको एक्स्ट्रा, ये आपको पता होना चाहिए, पर मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये आपको पता होना चाहिए। ये जितने भी आर्टिकल है ना, ये रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। 43 ये उद्योगों को जो प्रबंधन में अधिकार लेने का है। 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। 19 संघ या यूनियन बनाने की समानता। आर्टिकल 23 मानव तस्करी और बलात् श्रम को रोकना। 24 खतरनाक उद्योगों में 14 वर्ष से कम आयु को रोजगार देना। अच्छा, एक बात बताओ, क्या जो टीवी वगैरह में बच्चे काम करते हैं तो वो रोजगार पे होते ही हैं और बच्चे भी काम करते हैं, तो क्या उस पर रोक है? क्या मौलिक अधिकार का हनन होता है उससे? नहीं होता है, बताना ये ना कमेंट करके। श्रम बल, तो देखो यार, अब पुराना हम डेटा पढ़ते हैं। जब हम 2024 की बात करते हैं तो कुल बल भागीदारी दर जो है ना श्रम बल में हमारी, वो थी 59.6। और इसमें क्या बोलते हैं, 90% जो श्रमिक आते हैं वो असंगठित क्षेत्रों से आते हैं। अब ये क्या है? असंगठित क्षेत्र का मतलब है जहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि भाई तुम्हें अवकाश मिलने ही मिलने, हो सकता है पूरे महीने मालिक काम करा ले, छुट्टी की व्यवस्था होगी नहीं होगी, ठीक, बीमा वगैरह की, आपकी पीएफ की, पेंशन की, ऐसी कोई सुविधाएं की जरूरत नहीं है ना, मतलब ऐसी ये सब प्रोवाइड नहीं होती हैं इन क्षेत्रों में। तो इनको हम बोलते हैं असंगठित क्षेत्र, ठीक। तो वर्ष 2023-24 में क्या हुआ था? भारत में जो है लगभग 64.33 करोड़ जो लोग हैं वो श्रम बल के रूप में कार्यरत थे। लेकिन महिलाओं का जब हम देखते हैं भागीदारी, इसमें 41.7%, ठीक। संस्थागत तंत्र, तो देखो, श्रम और रोजगार मंत्रालय ही इस पे काम करेगा जो श्रमिकों के हितों की बात करेगा। श्रम ब्यूरो क्या काम करता है? ये काम करता है कि देखिए भाई, जो औद्योगिक विवाद हो जाते हैं, बंदी हो जाते हैं, छटनी हो जाती है, लेज ऑफ हो जाती हैं, कि भाई अब मतलब नौकरी से निकाल रहे हैं आईटी वगैरह में, इनकम से रिलेटेड, तो इन सारी चीज़ों को प्रकाशित करता है श्रम ब्यूरो। तो ये बताता है चीज़ों को और फिर बताता है कि भाई देश में क्या चल रहा है, उसका मूल्यांकन करता है।
मुख्य श्रम आयुक्त, तो ये वही है, औद्योगिक विवाद हो जाते हैं तो उनको रोकने का काम करता है, उनको निपटारा करने का काम करता है। श्रम कानूनों को लागू करना और केंद्र सरकार के अधीन श्रमिक कल्याण को बढ़ावा देना, ये इसका काम है। आगे पढ़ते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा, तो इसका काम क्या है, जो भी कर्मचारी लोग हैं उनके बीमा को कैसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोज करो वो बीमार हो गए, मातृत्व या फिर रोजगार से के समय पे उनको चोट वगैरह लग जाती है, तो ये बीमा प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो इसमें किस किस को शामिल करते हैं, ये गैर मौसमी, मौसमी कौन होते हैं, मौसमी होते हैं सपोज करो यार धान लगाने चले गए, एक खास मौसम तक तुम्हें रोजगार मिला, ईंट बनाने चले गए भट्टे में, बारिश पड़ गई तो अब उसके बाद में कोई भट्टे थोड़ी चलेंगे। तो कहने का मतलब है वो ऐसे लोग जो मौसमी चीज़ों पर डिपेंड नहीं होते। तो गैर मौसमी इकाइयों में जो 21,000 रुपये प्रति माह तक कमाते हैं उन कर्मचारियों को ये जो आपकी कर्मचारी राज्य बीमा योजना है वो स्टार्ट मतलब लेके चलती है साथ में। कर्मचारी भविष्य निधि, तो इसमें क्या है, कर्मचारी भविष्य निधि भी 1952 के तहत इसका गठन किया गया है और ये प्रबंध करती है। और ये क्या है, एक तरह की सेवानिवृत्ति के लिए योजना है, सेवानिवृत्ति बचत योजना। तो इसमें क्या करता है, कुछ कुछ पैसे कर्मचारी डालता है अपने, कुछ कुछ उसका नियोक्ता डालता है जो उसको नियुक्ति देता है, ठीक है, मतलब जिस कंपनी में काम कर रहा होता है। आपने पढ़ा होगा ना ईपीएफ वगैरह, तो एक निश्चित परसेंट देते हैं दोनों मिलकर, लास्ट में जब वो रिटायर हो रहे होते हैं तब वो उसको ले लेते हैं। श्रम सुधारों की आवश्यकता क्या है, तो देखिए यार, दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ पे कानून बहुत सारे हैं, तो अब हमारा फोकस इस चीज़ पे है कि हम यार उन्हें मतलब कोडिफाइड कैसे करते, बिखरे पड़े हैं ना हर जगह। तो अनुपालन का सरलीकरण, तो अनुपालन करने में कठिनाई होती है तो उसको ले आए। बाकी जो हमारा द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग था उसने भी कहीं के बताया था कि देखो यार, इतने सारे कानून जो ये बिखरे पड़े हैं इनको समेट के 3-4 कानून बनाओ और कोडिफाई करो, संहिताबद्ध कर दो, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देता हूँ। द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग, इसके ये आया था आपका 2025-26 में, ठीक है। बाकी इससे पहले कितने आए हैं, नहीं ये तो थर्ड था, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड। द्वितीय जो आया था हमारा वो आया था 1999 में। थर्ड जो आया है वो आया है अभी लेटेस्ट 2025-26 में, ठीक है। और पहला कब आया था, पहला आया था 1996 में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अब तक केवल 3 ही जो राष्ट्रीय श्रम आयोग हैं उनका श्रम आयोग का गठन हुआ है, ठीक है। अप्रासंगिक कानूनों का आधुनिकीकरण, इसमें क्या है कि भाई बहुत सारे कानून ऐसे थे जो अंग्रेजों के टाइम पे बने थे और अब उनकी मतलब कोई खास ज़रूरत रह नहीं गई है तो उनको हटाओ भाई, है ना। तो आजकल की तकनीकी के हिसाब से जरूरी ठीक ही नहीं है वो, तो क्या करेंगे। इसके अलावा एग्जाम्पल ये बता रहा है इसी चीज़ का कि अप्रासंगिक वेतन भुगतान अधिनियम 1936 है। ये एक कह रहा था ये भाई एक जो भी है ना 24,000 रुपये प्रति माह तक कमाने वाले कर्मचारियों पर लागू होता था और ये बताता था कि इनको हम कैसे करें। लेकिन अब खाली इन पे थोड़ी यार, तब 24,000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती होगी, अब 24,000 में क्या हो रहा है भाई। सार्वभौमिक कवरेज का अभाव, तो देखो 90% लोग जो हैं असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं तो उनके पास कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा वगैरह या कोई भी सुरक्षण वगैरह वो होता नहीं है, तो उस पर कैसे काम कर सकते हैं, इसलिए भी लाया गया। आर्थिक उद्देश्यों को बढ़ावा देना, कि देखिए भाई जब कोई आप नई चीज़ों को अनुपालन करोगे तो वो सरल एक तरह से जब हम कोडिफिकेशन करेंगे लॉज का तो उनको थोड़ा आसान भी तो बनाएंगे ना। तो आसान बनाएंगे तो उनका फायदा होगा व्यापार सुगमता में, निवेश में और नौकरी वगैरह भी बढ़ेंगी, ठीक है। बाकी कार्यों के स्वरूप देना, अब देखो यार गिग इकोनॉमी आजकल बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारा। अच्छा होता क्या है पहले समझते हैं। गिग इकोनॉमी और प्लेटफॉर्म सर्विस का मतलब है कि देखिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं, आप जाते हैं, आपका बस इतना ही संबंध है, आपने काम कराया और बढ़ गए आगे। जैसे सपोज करो मैं अगर एक फोटो एडिटर हूँ, ठीक है, तो मैं एक जाऊँगा फ्रीलांसिंग की वेबसाइट पे, अपने अकाउंट को क्रिएट कर लूँगा। अब किसी को इस काम की ज़रूरत है तो कहीं भी दुनिया में बैठा आदमी आएगा और मेरे से संपर्क करेगा, वो मुझे काम देगा, काम के पैसे देगा और चला जाएगा। उसे मेरे से कोई मतलब नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, बस मुझे काम से हमारा काम का संबंध है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं गिग इकोनॉमी का। ये होता है ना आपका ऊबर, ऊबर की स्पेलिंग उबेर होती है ऐसे, ऊबर है ना, ओला। तो ये कंपनी क्या करती हैं, ये आपको लगा देती हैं अपने प्लेटफॉर्म आधारित सर्विसेज में। कोई आता है टैक्सी से आप उसे वहाँ छोड़ देते हैं, कहानी खत्म हो जाती है। तो ये प्लेटफॉर्म आधारित श्रमिक हो गए, ठीक है। तो और भी होते हैं जो अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक हैं, तो इनको एक तरह से मान्यता देने वगैरह के लिए ये बहुत जरूरी थे भाई, क्योंकि इनकी भी हित की बात की जाए है तो श्रमिक ही ना ये। तो नीति आयोग के अनुसार हम देखते हैं कि 7.7 मिलियन जो श्रमिक है ना वो गिग इकोनॉमी में काम कर रहे हैं, यानी भारत के लगभग 1.5% लोग, ठीक। और समझिए भाई प्रमुख शब्दावली गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक तथा एग्रीगेटर।
तो इसमें क्या है, गिग श्रमिक किसे कहते हैं? ऐसे व्यक्ति जो नियोक्ता कर्मचारी संबंध से बाहर काम करता है, समझ गए? यानी कोई किसी का कर्मचारी नहीं है यहाँ पे। एक इस ए बंदे को जरूरत पड़ी अपना किसी काम कराने के लिए, बी करने में सक्षम है, सीधे संपर्क किया, काम कराया, पैसे इधर आए और खत्म, बस। ऐसा नहीं कि भाई मैं कर्मचारी हूँ और तुम्हारे आदेश पालूंगा, ठीक है, ये सब कोई मतलब नहीं होता इसमें। प्लेटफॉर्म श्रमिक वही कि किसी ऑनलाइन ऐप, ये इसमें बता चुका हूँ ऑलरेडी, है ना। समूहक यानी वो जैसे एक डिजिटल मध्यस्थ होता है बीच में कोई, और वो क्या काम कर रहा है, सेवा क्रेता विक्रेताओं को जोड़ता है। सपोज करो अमेजॉन हो गया आपका। निश्चित अवधि के जो कर्मचारी हैं, अब इस पे क्या करता है, ये ऐसे कर्मचारी बताते हैं जो एक सीधे बिना हस्तांतरित करे एक अनुबंध के आधार पर चलते हैं। सपोज करो कैसे, कि एक कंपनी है, ठीक है, अब कंपनी में जरूरत है सफाई कर्मचारियों की, तो दो रास्ते हैं, एक तो कंपनी जाए और सफाई कर्मचारियों को इकट्ठा कर ले, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें संसाधनों में पैसा निपटेगा इसका, कैसे उनको मैनेज करना, कौन आया कौन नहीं आया, उनके ऊपर फिर एक और बैठाना। इससे बढ़िया क्या काम करेंगे ये एक नियुक्त कर देंगे ठेकेदार। अब वो ठेकेदार क्या काम करेगा, 10 अलग अलग लेके आएगा और इनकी सफाई का काम करा देगा। तो इससे ये ठेकेदार जवाबदेह होगा कंपनी के लिए, बाकी सारे जितने भी लोग लगे हुए हैं ना सफाई कर्मचारी, वो जिम्मेदार होंगे इस ठेकेदार के लिए। अगर कोई काम नहीं होता है तो कंपनी केवल इस आदमी का कान पकड़ेगी, उनका इससे कोई लेना देना नहीं, कंपनी का इससे कोई लेना देना नहीं। कंपनी बच जाती है इनको बहुत सारी हेल्थ फैसिलिटीज या बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने से, और कंपनी को बस एक बार पैसे देने होते हैं महीने में इसको, और कहानी खत्म हो जाती है। तो समझ गए, ये होते हैं निश्चित अवधि के कर्मचारी, ठीक है, यानी श्रमिक और नियोक्ता के बीच सीधे हस्तांतरित अनुबंध के आधार पर। ओ सॉरी 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 यार, ये वाला ये है अनुबंध श्रमिक है ये। तो इसमें तो ये है कि हस्ताक्षरित अनुबंध, तुम्हारा एक टाइम बाउंड तुमने किसी के साथ में कर लिया कि नहीं भाई हम तब तक तुम्हारे यहाँ पे काम करेंगे, ये वो वाला है, ठीक है। और जो मैंने अभी समझाया वो अनुबंध श्रमिक है, यानी ठेकेदार वाले जो सिस्टम है, ठीक है। ये निश्चित अवधि के लिए है ये। ले ऑफ जो है या छटनी और बंदी वाले। अब ले ऑफ क्या है, ले ऑफ तब होता है जब भाई अगर आपको कच्चे माल की कमी वगैरह होती है, प्राकृतिक आपदा हो रही है, तो अब आप काम नहीं देने करवा रहे हैं ना। जैसे अभी क्या हुआ, जब कोविड-19 आया था तो काम नहीं बचा था कंपनीज में, तो कई जो आईटीज वाली कंपनी थी ना, उसने अपने श्रमिकों को बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में कंपनी से हटा दिया कि भाई देखो हमारे पास नहीं है, तुम्हारे पास मतलब काम कराने के लिए काम ही नहीं है, तो हम रखेंगे क्यों तुम्हें कंपनी में। तो इसे बोलते हैं ले ऑफ। छटनी होती है कि जब भाई अगर कोई काम नहीं कर पा रहे आप ठीक से, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है कि भाई आप हमारी कंपनी को कोई वैल्यू क्रिएट ही नहीं कर रहे, तो इसकी श्रमिक की जो सेवा समाप्त है वो कर दी है। समझ रहे हो दोनों में अंतर? इसमें आदमी एकदम बढ़िया काम करने की स्थिति में है, लेकिन कंपनी के पास काम ही नहीं है उसे देने के लिए। छटनी में क्या है कि आप जो है कोई काम नहीं कर रहे ठीक से, बैठे बैठे कंपनी का पैसा खा रहे हो, वो छटनी है। बंदी का क्या मतलब है कि भाई पूरा कंपनी बंद हो गई तो क्या करेंगे अब आगे। अनुबंध श्रमिक मैं समझा चुका हूँ, जो ठेकेदारी वाली व्यवस्था होती है कि आप पेरोल पे काम करते हैं, ठीक है। निम्नतम मजदूरी, अब इसमें क्या है, निम्नतम मजदूरी का मतलब है कि यार देखो पूरी माना कि कंपटीशन में चीज़ें कमज़ोर हो रही हैं, सस्ती चीप लेबर मिलती है, पर देखो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कहती है कि भाई एक न्यूनतम निर्वाह स्तर तो होना चाहिए, कि यानी किसी को भी इससे कम मजदूरी तो हम नहीं देंगे, ठीक, ये है। तो बिल्कुल, अब हम जो हमने 4 अलग-अलग आपके कोड्स पढ़े थे, जो कोडिफ़ाई किया गया है श्रम कानूनों को, उनको हम एक-एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारा वेतन संहिता 2019। तो इसमें टोटल मिला कर के आपके 4 कानून डाले गए हैं। अब वेतन संहिता में क्या होता है, उद्देश्य वही जो आपका मजदूरी संबंधी अनुपालन है, उनको सरलता और एकरूपता के साथ में बढ़ावा देना, सुदृढ़ करना। प्रावधान क्या है, सबसे पहला इसमें प्रावधान है सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी का, यानी देखो इस पे ध्यान देना शब्द पे, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी की बात कर रही है ये, ठीक है। संवैधानिक अधिकार स्थापित करती है। तो इसका मानदंड क्या होगा, तो देखिए यार, कौशल स्तर आपके कौशल पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना पैसा दिया जाएगा। किस क्षेत्र से आते हैं उस पे भी, किस क्षेत्र से आते हैं ये नहीं कि आपको भेदभाव करेंगे, आप बिहार से आ रहे हैं तो आपको कम सैलरी देंगे, ऐसा नहीं, मतलब किस क्षेत्र में काम ले रहे हैं उस पर भी तो डिपेंड करेगा ना। तापमान, आर्द्रता और हानिकारक वातावरण, इस सब के आधार पर। सपोज करो यार कोई कोयले की खदान में काम कर रहा है, कोई व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा है एकदम, तो दोनों में अलग अलग सिचुएशंस है ना। फ्लोर वेज यानी न्यूनतम, वही जो मैंने बताया कि भाई निम्नतम जो मजदूरी है वो निर्धारित की जाएगी कि इससे नीचे तो देनी ही नहीं है, ठीक है। तो देश भर में कहीं ना कहीं एक एकरूपता वगैरह होगी। बाकी इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जीवन स्तर के आधार पर कह रहा है ये, ठीक है। तो जैसे सपोज करो अगर कोई बिहार में रह रहा है तो उसे शायद 1,000 रुपये बहुत हो, लेकिन वही सेम आदमी अगर मुंबई में काम कर रहा है तो वहाँ की महंगाई को देखते हुए हम देखेंगे कि कम से कम 5,000 होनी चाहिए चीज़ें, मतलब
इस तरह से है ना, जीवन स्तर में अंतर आ जाता है ना। मुआवजा ये समय पर भुगतान अनिवार्य करता है और सामान्य दर से कम 2 गुना देना पड़ेगा जब तुम ओवर टाइम कर रहे हो। ओवर टाइम क्या है कि अगर आप सपोज करो 6 से आपने नौकरी करनी शुरू करी, शाम को 8 बजे आपका नौकरी खत्म हो जाती है। अब ये इसके बाद में तुमसे मालिक कहता है कि अगर तुम एक्स्ट्रा काम करोगे, सपोज करो 4 घंटे और काम करो, तो इन 4 घंटे में मैं तुम्हें 8 घंटे का यानी 2x का पैसे दूंगा। इसे बोलते हैं ओवर टाइम वाला, है ना। ठीक। सरलीकरण तो वही है, मजदूरी और कर्मचारी जैसी जो परिभाषा है इनको भी कहीं ना कहीं अब इसकी वजह से ले लिया है कि भाई किसको हम मजदूर मानेंगे, किसको हम श्रमिक मानेंगे। चलिए गुण और महत्व ये देख लेते हैं। अब जो आपकी कोड आई है इसका, तो गुण क्या है इसमें? गुण है कि देखिए यार, क्षेत्रीय असमानता में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि आप राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का सिद्धांत लेके आ रहे हो ना, तो उनका कम से कम जीवन स्तर को सुधार भी मिलेगा कहीं ना कहीं। लैंगिक समानता सुनिश्चित करता है ये कानून, कि भाई देखिए भाई, और लैंगिक में केवल महिला पुरुष नहीं, ट्रांसजेंडरों का भी इसने वर्णन लिया है, तो उनको भी समान मजदूरी और कार्यदशा सुनिश्चित करता है। इसके अलावा विश्वास आधारित परिवेशों की स्थापना, कि देखो यार, पहली बार कुछ अपराधों के लिए कारावास के स्थान पर मौद्रिक दंड का प्रावधान करती है। ठीक है। अब आ जाओ, चिंताएं क्या हैं कार्यान्वयन में। देखो यार, कितनी बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी बातें कर लो, बाकी अगर आप ग्राउंड वर्क ठीक से नहीं कर पा रहे, घरेलू मतलब नीचे काम नहीं पहुंचा पा रहे नीचे तक, तो कोई मतलब नहीं बैठता। खासकर हम जब देखते हैं कि हमारा असंगठित क्षेत्र जो है या ग्रामीण क्षेत्र इतना बड़ा है कि तुम अपने इन नियमों को कैसे पालन करा पाओगे, ये अपने आप में एक सवाल उठता है। संघीय अधिकार क्या है? देखिए, हो सकता है कि क्या बोलते हैं, संघ बोल दे, हमारा सेंटर बोल दे कि देखिए भाई, राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी है, इतने रुपए तो देने ही पड़ेंगे, लेकिन राज्य उस हालत में हो ही ना, तो उनका भी जो अधिकार है, राज्यों का अधिकार, इससे प्रभावित होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं श्रम जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है। अगला हमारा है औद्योगिक संबंध संहिता 2020। तो देखो, ये अलग अलग ईयर के है ना, तो इसमें कितने कानूनों को, इसमें टोटल मिलाकर के 3 कानूनों को शामिल किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? वही ट्रेड यूनियन, औद्योगिक प्रतिष्ठान, उपक्रमों में रोजगार की शर्तें, औद्योगिक विवाद विवाद की जांच निपटान, इस सबको सरल बनाना। श्रमिक संघ क्या होते हैं? श्रमिक संघ कौन होते हैं? कि भाई आप, इसने अब जो बनाई है, इसने कहा है कि देखिए भाई, कोई भी कंपनी है, उसमें ऐसा थोड़ी है कि आप अलग अलग 4 4 लोग मिलकर अपने एक संघ बना के काम कर रहे हैं। इसने कहा है कि देखिए भाई, संघ को हम मान्यता आपको तब देंगे जब आपके पास लगभग आधे से एक अधिक यानी 51% लोग होने चाहिए। ठीक है। एक से अधिक ट्रेड यूनियन होने की स्थिति में, अगर सपोज करो 2 हैं, तो कम से कम जिनमें 20% की सदस्यता होगी ना, उसको हम इकट्ठा करेंगे, उन सबको मिला के एक वार्ता परिषद इकट्ठी की जाएगी। समझ रहे हो आप? कि अगर एक है तो होने चाहिए 51% से अधिक, लेकिन अगर 2 3 बनी हुई हैं, ये इसमें भी 20% है, इसमें 20% है, तो इनके प्रतिनिधि उठाएंगे, इनके प्रतिनिधि उठाएंगे, उठा के एक बनाएंगे हम वार्ता परिषद। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निश्चित रोज अवधि का रोजगार, तो इसे थोड़ा और स्पष्ट बनाया गया है, ताकि हम संविदाकरण को कम कर सकें। संविदाकरण मतलब जो संविदा पर रख लेते हैं ना, कि यार तुम्हें इतने रुपए महीने हम देंगे और लग जाओ। ठीक है। तो लागत दक्षता को प्रभावित करता है। श्रमिकों की विस्तृत परिभाषा, तो इसने कौन कौन बताया इसमें? बिक्री संवर्धन कर्मी, यानी जो सेल का प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं, वो भी इसके अंदर हैं। पत्रकार भी हैं इसके अंदर। ठीक है। और जो 18,000 रुपये तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं ना पर्यवेक्षी कर्मी, वो भी हैं। बाकी ले ऑफ, छटनी, बंद, ये सब हम देख चुके हैं कि ये उच्च सीमा क्या है। सरकारी अनुमति से 100 से बढ़ा के 300 श्रमिक कर दी गई है। राज्य इस सीमा को और बढ़ा सकते हैं, छटनी की सीमा को। ठीक है। ये ऊंची सीमा है कि भाई हाईएस्ट तुम इतने हटा सकते हो। उद्योगों के लिए व्यापक परिभाषा क्या है? तो इसमें यही है कि लाभ और पूंजी की परिवाह किए बिना नियुक्त कर्मचारी के बीच व्यवस्थित गतिविधियां शामिल हैं, इसे हम उद्योग बोल देंगे। ठीक है। मुझे बताना उद्योग कौन सी सूची का विषय है। ठीक है। गुण दोष, ये जो आपकी कोड है, संहिता है, इसके गुण तो अच्छे ही हैं कि क्योंकि आप अच्छे से चीज़ें कर ले रहे हो, तो उनके कौशल को बढ़ावा मिलेगा। तो जो भी छटनी हो जाएगी उनकी, उनको क्या बोलते हैं, 15 दिन के लिए आप प्रशिक्षण की मतलब देखो यहाँ पे क्या है, पुनः कौशल निधि एक प्रिपेयर करेगी गवर्नमेंट। उससे क्या करेगी, अगर ये प्रीलिम्स में आ सकता है, मैं इसलिए थोड़ा इस पर जोर दे रहा हूँ। उससे ये होगा कि जो भी छटनी हो गए हैं बेचारे कर्मचारी, उनको प्रशिक्षण देंगे कि देखो भाई, तुम्हें हमने अपग्रेड कर दिया है। ठीक है। अब जाके तुम्हें फिर काम मिल जाएगा। याद रखना, अगर छटनी हो गई है तो पुनः कौशल निधि से उस आदमी को पैसे नहीं दिए जा रहे हैं डायरेक्ट, उसको प्रशिक्षण पे वो खर्च किए जाएंगे 15 दिन के वेतन के बराबर। ठीक है। प्रशिक्षण के लिए, है ना। आगे आते हैं, सरलीकृत विवाद समाधान और शिकायत निवारण। बिल्कुल,
अगर कोई दिक्कत होती है तो आंतरिक निवारण समितियां जो हैं उनकी स्थापना करने का काम भी करेगी ये। दोष में क्या है, तो देखिए यार, हमने छंटने की सीमा पहले कितनी थी, 100, अब कितनी कर दी है, 300। तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं हायर एंड फायर वाला सिस्टम बढ़ जाएगा। ये क्या होता है, भर्ती करो, जैसे सपोज करो अगर आप बीटेक करते, तो बीटेक का क्या होता है कि जो यूनिवर्सिटीज होती हैं इनके संपर्क होते हैं कंपनीज से, ठीक है। तो होता क्या है, यूनिवर्सिटी में एक बैच आया, उसको इधर इन्होंने काम दिला दिया, ठीक है। अब 2-3 साल का अनुबंध होता है कि भाई ठीक है 3 साल आप हमारी कंपनी में काम करेंगे। इसके बाद में क्या हुआ, 3 साल काम करा, कंपनी ने वो बिना किसी कारण के, कोई भी उल्टा सीधा कारण दे के सारे निकाल दिए। क्यों निकाल दिए, ताकि अगली बार जो बैच आने वाला है उसको काम दे सकें, समझ रहे हो। तो भर्ती करो, निकालो को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि नए नए जो मिलेंगे आपको मजदूर, सॉरी पढ़े लिखे मजदूर, वो थोड़े सस्ते मिल जाते हैं। जो सीनियर होते जाते हैं उनकी डिमांड बढ़ती जाती है। अस्थाई स्थायी, तो इसमें क्या है, जो निश्चित अवधि का रोजगार है, हमने पढ़ा था इसके बारे में, तो स्थायी रोजगार को अल्पकालिक अनुबंधों से प्रतिस्थापित कर सकता है। कि अरे यार, ऐसा होता था कि भाई एक खास टाइम तक पहले काम देते थे, लेकिन हो सकता है कि अब कॉन्ट्रैक्ट वाले सिस्टम को थोड़ा बढ़ावा मिल जाए। श्रमिकों की जो सामूहिक सौदेबाजी शक्ति है वो भी कमजोर हो गई है, क्योंकि अब क्या कर दिया है कि अगर आप जो मैंने बताया था ना, अगर आप कोई वो बना रहे हैं, एक ग्रुप टाइप बना रहे हैं उसमें श्रमिकों का, तो ट्रेड यूनियन टाइप, तो उसमें 51% होने चाहिए। अब इससे छोटे हैं तो उनको तुम कंसीडर ही नहीं करोगे, तो श्रमिकों का हित जो है उसको भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा इस चीज से। तो हमारी जो अगली संहिता है वो है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020। इसमें क्या है, इसमें 9 जो कानून हैं उनको सम्मिलित किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए ना किसमें कितने कानून हैं। ये आप एक काम करना, ऐसे 4 की लिस्ट बना लेना, जैसे हमने पहली बार में पढ़ी थी ना, उसी के आगे लिख दो इसमें इतने कानून हैं, इसमें इतने कानून हैं, तो ये काम चल जाएगा आगे, ठीक है। इसका क्या उद्देश्य है, वही कि देखिए भाई, जो सामाजिक सुरक्षा वाले हमारे मानदंड हैं, ये खाली सरकारी कर्मचारियों को या संगठित जो क्षेत्र हैं उनके कर्मचारियों को क्यों मिले। तो जो असंगठित हैं, गिग में काम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, उनको भी सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर ये उद्देश्य है इनका। प्रावधान क्या है, वही कि देखो भाई, गिग, प्लेटफॉर्म श्रमिक और समूहक एग्रीगेटर, तो इनको पहली बार कानूनी रूप से परिभाषित करने का काम किया है। एग्रीगेटर क्या है, ये सामाजिक सुरक्षा कोष में ना अपना वार्षिक टर्नओवर का इतने % का योगदान देंगे मिलके, ठीक है, 1 से 2% का। कर्मचारी राज्य बीमा में विस्तार कैसे करेंगे, तो पूरे भारत में भी ये लागू हो जाएगा। ऐसा नहीं है जो पहले होता था ना कि कुछ कुछ अधिसूचित क्षेत्र हैं जहाँ पे राज्य कर्मचारी बीमा का कवरेज होगा, अब क्या है पूरे भारत में लागू हो जाएगा। ये याद रखना, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट लगती है और पढ़ने में उस टाइम पे लगता है कि नहीं शायद गलत होगा, पर गलत नहीं है, ठीक है। बाकी 10 से कम जो कर्मचारी हैं, और होगा क्या कि जो भी 10 से कम कर्मचारी वाले प्रतिष्ठान हैं, वो नियोक्ता और कर्मचारी की आपसी सहमति से स्वेच्छा से चुन सकेंगे, किसी पे वो नहीं है, ठीक है। बाकी हाँ, एक बात याद रखो, अगर कोई खतरनाक कामों में लगे हुए कुछ लोग हैं, बम बनाने में लगे हुए हैं या फिर आपका कोयला निकालने में लगे हुए हैं, तो उनके लिए जहाँ बीमा की जो कवरेज है वो अनिवार्य हो जाएगी, और इसको हम विस्तारित कर देंगे वृक्षारोपण श्रमिक तक, ठीक है। मजदूरी की एक समान परिभाषा दी है, यानी मजदूरी में क्या, मजदूरी में केवल वो नहीं है जो वेतन मिल रहा है, मजदूरी के अंदर आपको मूल वेतन तो देना ही होगा, उसके साथ में महंगाई भत्ता देना पड़ेगा, और उसके साथ में प्रतिधारण भत्ता वगैरह भी देने पड़ेंगे। कुल जो पारिश्रमिक है 50% उसकी मजदूरी की गणना में जोड़ा जाएगा। बाकी ग्रेच्युटी, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा जो पहल है उनमें भी एक रूपता लेके आनी पड़ेगी। ग्रेच्युटी क्या है, ग्रेच्युटी होती है कि अगर आपने किसी कंपनी में काम किया भाई 4-6 साल, तो अगर आप वहाँ से जॉब छोड़ रहे हैं या फिर किसी और कंपनी में जा रहे हैं, तो वो क्या करता है, आपको उपहार के तौर पे गिफ्ट के रूप में पैसे देते हैं ना, कि ये भाई ये आपका लो, ये पकड़िए 5 लाख रुपए, तो इसे बोलते हैं ग्रेच्युटी, ठीक है। पेंशन तो आपको पता ही है। निश्चित अवधि में कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी, तो अब क्या है, निश्चित अवधि के जो कर्मचारी हैं 1 वर्ष की निरंतर सेवा के बाद भी उन्हें ग्रेच्युटी मिल जाएगी, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि भाई, अब मतलब अब ये है कि 1 साल तक अगर काम करते हैं तो आपको फिर भी ग्रेच्युटी के आप पात्र हो जाते हैं। पहले 5 साल किसी कंपनी में काम करने होते थे, तब जाके वो जो आपका उपहार है, सामान है, कुछ भी कहो, वो सब कंपनी देती थी। बाकी गुण और दोष इसमें क्या है, तो देखो यार, असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस, इसके तहत क्या मतलब, ये तो फायदा है ना ये, कि भाई आपको पूरा एक डेटाबेस बना दिया है कि आप श्रमिक हैं, क्या करते हैं, क्या आपका कौशल है, ये सारी चीज़ें उसमें डाल दी हैं। विस्तारित सामाजिक सुरक्षा, कि भाई देखो अब संगठित और असंगठित दोनों को हमने शामिल कर लिया है। दोष क्या है,
यह धन के स्रोत का स्पष्टता से अभाव। आप कितने भी सामाजिक सुरक्षा की बात कर लो, हमारे देश की हालत ऐसी है ही नहीं कि पैसे वित्त पोषण हम इकट्ठा कर पाए उनके लिए। तो कैसे करोगे? आपने कह दिया ना ऊपर कि भाई 5% के आसपास हम 1-2% श्रमिकों के लिए भुगतान करने के लिए हम इकट्ठा करेंगे। इसके अलावा सार्वभौमिक जो सामाजिक सुरक्षा है उनका भी अभी अभाव है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो प्रतिष्ठान का आकार है उस पर डिपेंड करता है। जो आपका ये है 10 से कर्मचारी वाले जो प्रतिष्ठा है वो अपने स्वेच्छा से चुन सकते हैं, वरना अनिवार्य तो इन पे है नहीं। जैसे ये था ना राज्य कर्मचारी बीमा, तो इन पे अभी क्या है, स्वेच्छा से चुन सकते हैं 10 से कम वाले जो हैं। तो ये भी एक बुरी बात है ना भाई, अनिवार्य कर दो। तो हमारा जो अगली संहिता है वो है, एक सेकंड वीडियो चल रही है ना, यस। तो हमारी है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता है। इसमें क्या है, तो इस संहिता के तहत कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए 13 जो कानून है उनको समाहित किया गया है, ठीक है। ये आपको 13 कानून है इसमें। अब इसमें आगे क्या है, उद्देश्य वही कि श्रमिकों के जो अधिकार हैं उनको भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। पिछले वाले अधिकारों की सुरक्षा नहीं थी, पिछले बार स्वास्थ्य और बाकी सब चीज़ें की, ठीक है। बाकी सुरक्षित कार्य दशा वगैरह हम निर्माण करें, इस सब पे हमारा उद्देश्य है। मुख्य प्रावधान क्या है, एकीकृत पंजीकरण, कि देखिए भाई इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण के 10 कर्मचारियों की समान सीमा निर्धारित की गई है। खतरनाक कार्यों तक विस्तार, कि आप किसी भी ऐसे जगह काम कर रहे हैं, अगर जोखिम वाला काम कर रहे हैं, चाहे आप सरकार में करें या नॉर्मल कहीं भी करें, तो ये आपका आप तक पहुंच जा सकती है, आपको भी इसके अंदर मतलब सम्मिलित किया जा सकता है। प्रवासी श्रमिकों की व्यापक परिभाषा दे दी है कि देखिए भाई अब प्रत्यक्ष रूप से नियोजित हो, चाहे ठेकेदार के माध्यम से कोई काम कर रहा हो या खुद प्रवास करके कहीं से काम आ रहा है, उन सबको शामिल किया जाएगा, ठीक है इसमें। और बाकी महिलाओं को रोजगार, तो पहले क्या होता था कि देखिए भाई रात के जो घंटे हैं, मतलब प्रतिष्ठानों में उनकी सहमति और सुरक्षा उपायों के साथ में वो रात में 1-1 घंटों में भी काम कर सकेंगे, ठीक है। 6 बजे से पहले और 7 बजे के बाद भी यानी काम कर सकेंगी, पहले सुरक्षा कारणों से ऐसा नहीं होता था। और राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड, तो इसमें क्या है, त्रिपक्षीय सलाहकार बोर्ड बनेगा, जो पुराने जो बोर्ड हैं उन सबको हटा देगा, उठा के फेंक देगा। तो ये किसके मानक, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को निर्धारित करेगा। संस्थागत निरीक्षण कैसे, सुरक्षा समिति ये क्या काम करेगी, 500 से ज़्यादा जो कारखाने हैं या 250 से ज़्यादा जो श्रमिक काम कर रहे हैं, जो निर्माण वाली इकाई हैं, या 100 से ज़्यादा वाली खानों की इकाई हैं, देखो तीनों में अलग अलग है, इसमें कारखाने हैं, इसमें निर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग है, और इसमें खान है। तो इनके लिए सुरक्षा समिति का गठन किया जाएगा। कल्याण अधिकारी क्या काम करेगा, हर जगह उन पे एक कल्याण अधिकारी डाला जाएगा जहाँ पे भी 250 से अधिक श्रमिक काम कर रहे हैं। बाकी राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को तय करने के लिए केंद्र सरकार भी क्या काम करेगी, स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काम करेगी, इसका गठन करेगी। अनुबंध श्रमिक, वही जो ठेकेदारी वाले हैं, तो उनके पास में जिनके पास पहले अब 50 से ज़्यादा श्रमिक हैं, उनको ही नियोक्ताओं की स्वच्छता जैसी परिभाषाओं में हमने डाल दिया है, ठीक है। लेकिन याद रखना पहले 20 था, तो अब ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात आ जाएगी, हम जब यहाँ पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा। गुण क्या है इसके, गुण यही है कि श्रमिकों के अधिकार को सुदृढ़ता मिल रही है, क्योंकि काम के घंटे जो हैं आपके बढ़ गए हैं। पहले 8 घंटे, सप्ताह में 48 घंटे निर्धारित किए गए हैं काम के अधिकतम घंटे के, भाई आप इतने ही काम करेंगे। पारदर्शिता, जवाबदेही तय कर दी गई है, क्योंकि आप जिस भी को जो भी आप श्रमिक बनाना जा रहे हो उसको नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य है, और वो भी ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से सुनिश्चित करोगे। और महिला श्रम बल भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा, तो नाइट शिफ्ट में भी ये काम कर पाएंगी, तो जो हमारा महिला श्रम बल भागीदारी रेट है वो भी बढ़ जाएगा। दोष क्या है, सीमित कवरेज, यानी जो आपकी फैक्ट्री लाइसेंस के लिए बढ़ाई गई है, पहले क्या था बिजली के साथ 10 थे, अब कर दिया 10-20 होंगे तभी हम उसको लाइसेंस देंगे, ठीक है। बिना बिजली के अब 40 कर दी गई है। तो इसके कारण क्या होगा, जो छोटी छोटी इकाई हैं जो काम कर रहे हैं 10-10 श्रमिकों वाले, वो इस अनुपालन से बाहर हो जाएंगे कहीं ना कहीं। निरीक्षण में कमी, कि आपने व्यवस्था तो बना दी कि आप ये बोर्ड बनाएंगे वो बोर्ड बनाएंगे, लेकिन नियोक्ताओं द्वारा स्वप्रमाणन की व्यवस्था की गई है, तो इससे कहीं ना कहीं रिपोर्टिंग भी कमी होगी उनकी, कोई नहीं बताए भाई हमारे यहाँ क्या कमी चल रही है। हमारा अगला आर्टिकल है पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम। तो इसको हो गए हैं 25 साल पूरे, तो इसकी मनाई है हमने रजत जयंती, ठीक है। संबंधित तथ्य, तो अब मैं इसे शॉर्ट में बोलूंगा, ठीक है। पीपीबी एंड एफआर, इस अधिनियम को डब्ल्यूटीओ के जो ट्रिप्स समझौता है उसके पूरा करने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो भारत के ट्रिप्स की पुष्टि कर रखी है, बिल्कुल भारत उसका समर्थन करता है। ट्रिप्स में होता क्या है, तो ट्रिप्स जो है ना, 2 चीजें आपको देता है, एक तो पेटेंट करने का अधिकार और एक सुई जेनरिस करने का अधिकार, ठीक है। तो पौधों की किस्मों के संरक्षण के लिए पेटेंट
या एक प्रभावी सुई जेनेरिस प्रणाली जो है इसका आपको चुनने का अधिकार देता है। ये क्या है मुझे पता है कि आ गया होगा दिमाग में कि ये क्या है। तो एक्चुअल में क्या है, दो तरह की प्रणाली होती है, पेटेंट और सुई जनरस। सुई जनरस मतलब है कि भाई हम किसी चीज़ का ना एकदम कोई अद्वितीय है, सुरक्षा के लिए उसकी अलग से कानून बना रहे हैं हम, ठीक है। जैसे भारत है, भारत पेटेंट वेटेंट पे नहीं मानता, हम सुई जनरस प्रणाली पे काम करते हैं, ठीक है। तो शायद आया हुआ आगे तो पढ़ लेंगे इसे भी। सुई जनरेशन, अच्छा, सुई जनरेशन प्रणाली का तात्पर्य एक अनुकूलित और अद्वितीय कानूनी ढांचे से है। इसमें ऐसी चीजों के संरक्षण के लिए डिजाइन किया जाता है जो पहले से बौद्धिक संपदा कानून में फिट नहीं हो पा रही है, पेटेंट वाले में, ठीक है। तो भारत जो है पौधों पर पेटेंट प्रदान नहीं करने का विकल्प चुना भारत ने, और इसके स्थान पर हम कौन सी प्रणाली यूज करते हैं, सुई जनरस का। मैं कह रहा हूँ ये 100% इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं स्टेटमेंट के भारत में भी क्या बोलते हैं ये करता है, सुई जनरस नहीं भाई, भारत पेटेंट देता है। तुम्हें लगेगा यार देते ही होगा, इसमें क्या दिक्कत है। बाकी इस अधिनियम के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यार, ये क्या काम करता है, जो आपकी पौधों की किस्में हैं, किसान है, पादप प्रजनक, अब तीन है, ये तो किस्म हो गई, किसान हो गया उसको उगाने वाला, पादप प्रजनक हो गया जो रिसर्च करके उसको बीज वगैरह को बना रहा है, उन तीनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए बात करता है, ठीक है। तो इसमें साथ ही इस कोशिश करता है कि नई नई पौधों की जो किस्में हैं वो हम विकसित कर पाएँ, ठीक है। ये एक बाकी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू वेराइटीज ऑफ प्लांट्स 1978 के अनुरूप है, और किसानों का भी संरक्षण करता है और जो प्रजनन करता है उनका भी, ठीक है। किस्मों का पंजीकरण, तो कोई भी किस्म जो है ना पंजीकरण के लिए तभी पात्र होती है जब कोई विशिष्ट हो, एक रूपता हो, स्थिरता हो उसके अंदर, ठीक है। तो DUS वाला जो आपका फ्रेमवर्क है उसे याद रखना। अधिनियम के तहत अधिकार, ये यहाँ से चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। प्रजनकों के अधिकार, तो उनके पास अधिकार है कि जो भी उन्होंने, अगर सपोज करो यार, मैं इसे एक एग्जांपल से बताता हूँ। तुमने मक्का का बीज बनाया, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम उसका उत्पादन करो, बिक्री करो, विपणन करो, वितरण करो, मतलब बांटो, पता है ना, ये मार्केटिंग बोलते हैं इसको, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बिक्री तो बिक्री है, सेल, आयात निर्यात, ये सब करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ब्रीडर्स को अधिकार है। इसके बाद में जो शोधकर्ता हैं उनका क्या अधिकार है, उनका ये है कि भाई आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी ब्रीडर ने कोई नई चीज़ बनाई, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अगर उन किसी को रिसर्च पर्पज के लिए यूज़ करना है तो बिल्कुल वे पंजीकृत किस्म का उपयोग कर सकते हैं, जिसने इसने पंजीकृत कराई थी ना, तो ठीक है। इसमें किसी अन्य को किस्म को विकसित करने के उद्देश्य से एक किस्म को प्रारंभिक स्रोत के रूप में यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। बाकी हाँ, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बार बार यूज़ करके देख रहे हैं, तो आपको जो भी, जिसने भी वो अपने बीज को सर्टिफाइड कराया है, पंजी रजिस्ट्रेशन कराया है, उसकी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। देखो यार, यहाँ से ना ये नियम, ये अधिकार जो हैं ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसानों के अधिकार तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इनफैक्ट इसके पीछे की कहानी भी सुनाऊंगा। किसान एक नई किस्म का पंजीकरण संरक्षण के लिए उसी प्रकार हकदार हैं जैसे किसी, जैसे देखो, सपोज करो मक्का का बीज बनाया इसने, तो अब किसान क्या काम करेंगे, इसको किसी भी रूप में हम संरक्षण कर सकते हैं और क्या बोलते हैं, उगा भी सकते हैं, ठीक है। तो वैसा ही हमें भी अधिकार है जैसे प्रजनकों का है। बाकी इसमें एक चीज़ और देखेंगे हम, किसानों को विद्यमान किस्म के रूप में भी पंजीकृत किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसान भू प्रजातियों के पादप अनुवांशिक स्रोतों और आर्थिक पौधों के जंगली अन्योन्य प्रयोग के संरक्षण के लिए, मान्यता के लिए बिल्कुल ये भी पात्र हैं। हाँ, यहाँ की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है, क्या है ये, इस अधिनियम के तहत किसानों को संरक्षित किस्म के ब्रांडेड बीज बेचने का अधिकार नहीं होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, देखो मैं एक कहानी सुनाता हूँ जो मैं सोच रहा था ना, पेप्सिको का मामला था ये, गुजरात का। तो इसमें क्या था, पेप्सिको कंपनी ने एक आलू बनाया था उस टाइम पे, और उसका नाम था आपका आलू FL 2027। तो उसने क्या काम करा भाई, उसका अपना वो स्पेशल आलू था, तो कुछ किसानों को लिया उसने, उस आलू के बीज को उन किसानों को उसने दे दिया, और उनसे कहा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड के एक समय के बाद क्या काम करेंगे, तुम इसे अपने खेत में उगाओ और कंपनी को वापस दे देना इसे, ठीक है। और ये आलू थोड़ा अलग था क्योंकि चिप्स बनाने के लिए यूज होता था, ठीक है, उन्होंने विकसित करा होगा कैसे रिसर्च करके। तो यहाँ के किसानों ने क्या काम किया, उस आलू को, मतलब बीज तो अपने पास रख ले कुछ कुछ हद तक, नॉर्मली भी उगा के कंपनी मार्केट में बेचने लगे, मतलब बेचना तो यहाँ चाहिए था कंपनी को, पर वो अलग अलग मार्केट में भी उसको बेचने लग गए। तो इससे हुआ क्या, कंपनी ने केस कर दिया किसानों के ऊपर कि भाई देखो, तुम हमारे बीज को ऐसे नहीं बेच सकते पब्लिकली, ये तो बहुत गलत बात है। तो जब ये केस लड़ने गए तो ये हार गए, कौन, कंपनी वाले। इनसे कहा गया कि देखिए भाई, मतलब देखो हमारे यहाँ ना कृषक, महिला, इन सब के ना अधिकारों की बहुत बात होती है, तो देखो भाई किसान को ना अपना बीज
अपनी फसल को बेचने का अधिकार है एकदम, कहा यह गया कोर्ट के द्वारा। वो जहां चाहे बेचे, जहां चाहे ना बेचे। तुम ये नहीं कह सकते कि हमने बेच दिया तो हम ही बेचोगे, ठीक है, खुद कर लो फिर तो इससे बढ़िया। तो सिंपल है। लेकिन चक्कर फंसता है यहाँ पे, ब्रांडेड बीज बेचने का अधिकार नहीं है। दोनों का क्या अंतर है? संरक्षित किस्म का मतलब है कि तुमने ये बना के किसान को बेच दी, जैसे बोले ना हाइब्रिड मक्का तुमने यूज करी, बेच दी। अब वो उगा के उसे भंडार करके कहीं भी बेच सकता है, लेकिन यस, वो ब्रांड बना के नहीं बेच सकता। समझ रहे हो कि पेप्सिको ने आलू दिया चिप्स वाला, तो अब ये चिप्स का ही ब्रांड बना के किसान बेच रहा है। वो काम कंपनियों का है, समझे? वो काम किसका? ब्रीडर्स का है, ना कि किसान का। दोनों चीज में अंतर समझना। आप खुला बेचो बाजार में, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं पूछ रहा, आप कितना ही गेहूं बेचो ट्रक ट्रॉली भर के, ठीक है, लेकिन आप ब्रांडेड एक ब्रांड के अंदर उन चीज को नहीं बेचेंगे। ये बात याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो हमने ब्रीडर्स के राइट्स भी देख लिए, रिसर्चर्स के राइट भी देख लिए, और किसानों के राइट जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो भी देख लिए, और मैंने कहानी सुना दी। बात क्या है? ब्रांडेड बीज बना के कौन बेच सकता है? केवल और केवल ब्रीडर बेच सकता है, ठीक है। ये नहीं तुम पैकेटों में भर के बेच रहे हो, तुम मार्केट में बेचो भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर ऐसा करेंगे तो, वरना फिर कौन नई नई किस्मों को कौन बनाएगा बैठ के, अगर बेचने यही लग जाएंगे तो। लाभ साझाकरण, अगर कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति है, उत्पादन वगैरह करता है, किसान की किस्म का उपयोग करता है, तो किसान को लाभ का हिस्सा मिलेगा उसका। बाकी किस्मों की 3 श्रेणियां बनाई गई हैं। सबसे पहली जो है हमारी, वो है विद्यमान श्रेणी, यानी जो अभी पब्लिक डोमेन में चल रही है किस्में। पहली में तो वो आ गई बीज अधिनियम 1966 के अंतर्गत। दूसरी है जो किसानों की किस्में हैं, यानी किसानों ने उगा उगा के अपनी पीढ़ियों से उनको प्राप्त करा है, और पारंपरिक रूप से उगाई जाती हैं अपने खेतों में, तो कुछ वो हैं। इसके अलावा अनिवार्यतः व्युत्पन्न किस्में हैं, यानी किसी न किसी प्रारंभिक किस्म से व्युत्पन्न होती हैं, एक चीज से बनती हैं, और कुछ विशिष्ट लक्षण बनाए रखती हैं, और अलग अलग टाइम पे अलग हो जाती हैं। पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसमें क्या है? तो याद देखो, प्राधिकरण क्या है? ये है एक सांविधिक निकाय, ठीक है। सांविधिक किसे बोलते हैं बताना मुझे कमेंट में, किसी को पता है क्या पॉलिटी पढ़ने वालों? मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इस पे काम करता है, याद रखना। कृषि और किसान कर रहा है, व्यापार और वाणिज्य नहीं करना है ना, तो इसमें कंफ्यूज कर देगा कभी भी। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। प्राथमिक उद्देश्य क्या है भाई? कि देखो भाई, पौधों की नई नई हम जो है नवाचार करें, और नई नई खोजें करें, और उनको रजिस्टर कराएं, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रदान करें उनको। पारंपरिक जो है उनका संरक्षण करें, कहीं ऐसा ना हो पुराने बीज हमारे नए बनाने के चक्कर में खत्म हो जाए दुनिया से। तो किसान जो है उनको भी मान्यता वगैरह दें। इसके अलावा जो पंजीकृत किस्में हैं उनको खेत में बचाएं, बीजों को सुरक्षित करें, उपयोग करें, पुनः बोने, विनियम बनने, इन सब में किसानों का जो अधिकार है उसको बढ़ावा देना, ठीक है। बस याद रखना, ब्रांडेड बना के ना बेचना है। और पादप प्रजनन जो है उसमें नवाचार वगैरह को प्रोत्साहित देना, कि नए नए तरह के पौधे, हाइब्रिड पौधे हम लेके आए। कौन होंगे इसमें? तो इसमें होंगे आपके अध्यक्ष और 15 सदस्य और होंगे। बाकी किसान, जनजाति संगठन, बीज उद्योग, महिला संगठन के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। अच्छा, ऐसी चीजें कभी भी याद भी ना आए ना, तो कॉमन सेंस पे लगा लिया करो कि यार, अगर हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो हमारे स्टेक होल्डर कौन है, हितधारक कौन है? किसान है, जनजाति संगठन भी हो सकते हैं, बीज उद्योग है, तो ये याद रखना है ऐसे करके, ठीक। बाकी इसके अंडर कौन कौन से निकाय आते हैं? तो इसकी सबसे पहले आता है आपका पौधा किस्मों का एक रजिस्टर बनेगा। उसमें क्या है? वही कि किस्म का नाम लिखा जाएगा, और किसने पंजीकृत कराया है उनके अधिकारों का विवरण होगा। बाकी राष्ट्रीय जीन बैंक होगा। इसमें क्या है, जो अलग अलग जो ब्रीडर्स हैं उनके द्वारा जो भी जर्म लाइन वगैरह है वो संरक्षित करके रखी जाएगी। इसके अलावा एक राष्ट्रीय जीन कोष होगा। कोष मतलब इसमें पैसे की बात होगी। तो इसमें क्या होगा, जो भी लाभ साझाकरण हो रहा है, तो जो भी राशि होगी किसानों को दे, मुआवजा वगैरह है, तो उसके लिए समर्थन के लिए काम करेगा। अधिनियम का महत्व क्या है? वही भाई, अगर हम ओवरऑल काम कर रहे हैं तो सबका उद्देश्य तो एक ही है ना, कि भाई हम जाके अपनी पैदावार जो है उसको बेहतर कर सकें, ठीक है। लेकिन किसानों के अधिकारों की सुरक्षा भी हम करेंगे, कि भाई किसान बीजों को यूज करो, उपयोग करो, बेचो, कुछ भी करो, ठीक। गुणवत्तापूर्ण बीजों का विकास होगा। क्यों होगा? क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो उनको भी तो फायदा है ना, ब्रीडर्स को, वो अपना बीज बेच पाएंगे मार्केट में ब्रांडेड बना के। अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि नए नए उन्नत किस्म के हम बीजों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सतत कृषि को हमें बढ़ावा मिलता है। पारंपरिक ज्ञान के भी संरक्षण की हमने बात की है, कि भाई जो भी कृषकों का अपना पारंपरिक बीज चलते आ रहे हैं उनको भी हम संरक्षित करें। सीमाएं क्या हैं इसकी? देखो, प्रक्रियात्मक जटिलता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो तकनीकी सहायता, जब तक हमारे पास टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं, इतने सारे जो मानदंड है ना, इनको पूरा करना कठिन हो सकता है। विवाद क्या है? देखो, कई बार हो सकता है कि जो हमने बताया ना कि लाभ साझाकरण के लिए हमें कोष वोष बनाएंगे यहाँ पे, किधर था ये कोष, तो इसमें क्या हो सकता है कि इसको लेकर के संकट उत्पन्न हो सकता है आपस में,
कि भाई कहाँ पे, जिसमें बताया था ना केस हो गया था वो पेप्सिको वाला, तो प्रजनकों का अधिकार क्या है, किसानों का अधिकार क्या है, इसके बीच में संतुलन बनाने में कई बार कठिनाई आती है। कमजोर प्रवर्तन तंत्र है, कितनी भी बकैती कर लो, लेकिन अगर किसानों के अंदर जागरूकता ही नहीं है, बेचारे अनपढ़ हैं हमारे बहुत सारे, तो इसको कैसे निष्पादन करोगे, ये अपने आप में सवाल है। अधिकारों की पहुंच में संतुलन, कि देखिए भाई, कंपनी क्या हो सकती है, बड़ी कंपनियां विशेष किस्मों को जो है एकाधिकार को सुगम बना सकती हैं। कई बार क्या होगा कि ऐसे छोटे छोटे जो किसान हैं उनका बेचारों का नुकसान हो जाएगा इससे। पारंपरिक ज्ञान जो है उसकी हानि हो जाएगी, क्योंकि ये ठीक है, इसने बात की कि संरक्षण करेंगे, लेकिन पारंपरिक जो प्रजनन पद्धति है उसको प्रोत्साहन को ऐसा कोई मतलब इसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं, ऐसा संरक्षण की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो इससे क्या होगा, जो जलवायु सुनम्य बीज हैं उनका प्रसार बाधित हो सकता है, ठीक है, पारंपरिक वाले जो थे आपके। अगला हमारा आर्टिकल है भारत का समुद्री क्षेत्र से रिलेटेड। तो चर्चा में क्यों रहा ये, तो हुआ ये कि प्रधानमंत्री जो है वो इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान गए और उन्होंने कहा देखिए भाई, अब हम समृद्धि करेंगे और संधारणीय पहल के लिए कुछ कुछ पहले स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सुनो और आपको याद करनी है, याद नहीं करें मतलब तो करना है। इंडिया मैरीटाइम वीक में कौन कौन सी सबसे पहले थी, समुद्री निवेश रोड मैप। क्या है, सिंपल, भारत ने सिंगापुर को लिया साथ में और कहा कि देखो भाई, $1 लाख का समुद्री निवेश का रोड मैप तैयार कर रहे हैं हम। किस काम आएगा ये, जहाज निर्माण के लिए, बंदरगाह निर्माण के लिए, अगर बंदरगाह पहले से बनी हुई है तो उनका आधुनिकीकरण करने के लिए, बाकी ग्रीन ईंधन के लिए, ठीक। डिजी बंदर, ये कोई बंदर है क्या जो डिजिटल चीज यूज करता है, नहीं नहीं नहीं, बंदरगाहों के बारे में बात कर रहे हैं। सभी बंदरगाहों को डेटा संचालित करेंगे, एआई से सक्षम बनाएंगे, ये वाले पॉइंट ना, ये बस मतलब क्या बताऊं, मेंस में करना है ये सब तो तुम। इसका उद्देश्य है भारत के बंदरगाहों पर दक्षता सुधार, पारदर्शिता में वृद्धि करना है। ग्रीन टग कार्यक्रम, तो ग्रीन टग क्या, देखो सबसे पहले टग क्या होता है, टग क्या होता है, ऐसा होती है कि अगर ये कोई बड़ा सा जहाज है ना, जो छोटी सी एक नाव सी होती है जो इसे खींचने का काम करती है बंदरगाह के आसपास में, ठीक है, तो इसे ग्रीन ग्रीन टग बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रीन टग में क्या है, इन टगों को ना पेट्रोल डीजल इन सब से ना करके ग्रीन एनर्जी पे काम करेंगे, ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा पे काम करेंगे। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य 12,000 करोड़ के निवेश के साथ 2040 तक 100 पर्यावरण के अनुकूल टग से नियोजित करने की शुरुआत के लिए किया गया है, ठीक है। तो यह स्वच्छ और अ, ऊर्जा कुशल समुद्री लॉजिस्टिक्स जो भारत के संक्रमण का समर्थन करता है। भारत का समुद्री क्षेत्र का और विजन, व्यापार, सिंपल सी बात है कि भैया देखो, टोटल हम देखते हैं कि भारत का जो व्यापार है ना यार, मात्रा के आधार पर लगभग 95% और मूल्य के आधार पर लगभग 17% समुद्री मार्गों से ही हो रहा है हमारा, जो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अलावा होता क्या है, ये बताता है कि भाई भारत में कितने इंपॉर्टेंस है समुद्र की। बंदरगाह की अगर हम बात करें तो 2024-25 में ना लगभग 885 मिलियन जो टन कार्गो है इनका संचालन किया गया था हमारे यहाँ से। और हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं पहले जो 1400 मिलियन मैट्रिक टन थी उससे हमारे बढ़ के लगभग दोगुनी हो चुकी है, 2762, ठीक है, मिलियन मैट्रिक टन प्रति पर ईयर है ना, पर एनम। कुछ जो बंदरगाह हैं उनका भी कहीं ना कहीं जो औसत टाइम लगता था ना बहुत ज़्यादा, 93 घंटे, वो 48 हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम उत्पादकता और दक्षता में सुधार कर रहे हैं अपनी में। नौवहन क्षेत्र में क्या हो रहा है, भारतीय जो जहाज़ों की संख्या है वो भी बढ़ के धीरे धीरे बढ़ी है, हालांकि बहुत नहीं बढ़ी है पर धीरे धीरे बढ़ी है। तो भारतीय बेड़े पर ग्रॉस टन भार जो है वो इतना हो गया है। अंतर्देशीय जलमार्ग, तो परिचालन वाले जलमार्गों की संख्या भी अब 3 से बढ़ के 29 हो गई है। 2014 की तुलना में कार्गो आवाजाही जो 710% के आसपास तक हमारी बढ़ गई है। कार्यबल बिल्कुल वो भी अधिक हो गया है। तो भारत में पहले जो हमारे जो सी फेयर वर्कर फोर्स था, मतलब नाविक वगैरह थे, वो लगभग 1.25 लाख थे। अब कितने हो गए हैं, 3 लाख से ज़्यादा हो गए हैं। तो ये भी देखने वाली बात है। तो भारत क्या हो गया, प्रशिक्षित नाविकों की आपूर्ति करने वालों में टॉप जो 3 दुनिया के देश है ना उसमें हम पहुंच गए हैं जाके अब। तो पहल तो हमने देख ली, आगे क्या है, चुनौतियाँ। चुनौतियाँ तो आ ही रही हैं ज़िंदगी में। कनेक्टिविटी संबंधी बाधाएं, सबसे बड़ी बात है, हमने पोर्ट तो विकसित कर लिया, सपोज करो ये पोर्ट तो हमने विकसित कर लिया, लेकिन पोर्ट के पहले वाली जो जमीन होती है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं डायरेक्ट जो रूट होना चाहिए कि सीधे रेल आके खड़ी हो गई भाई इधर, या सड़क से सीधे ट्रक का, ये कहीं ना कहीं कच्चा पड़ जाता है रास्ता। जैसे आप देखते हैं ना, गंगा जी नहाने पहुंचे बीच में रेत आ गई, वैसा कुछ सिस्टम, ठीक। तो इनका क्या है, सड़क रेल के माध्यम से बंदरगाहों तक पर्याप्त लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है, अंतिम छोर तक संपर्क का अभाव है। इससे व्यापार और बाजार वगैरह में जो लॉजिस्टिक्स लागत है इसमें वृद्धि हो रही है। ट्रांसशिपमेंट प्रतिस्पर्धात्मकता, वही यार के कई बार क्या होता है कि हमारे बगल में बैठा है हमारा ये श्रीलंका, तो ये जो है ना इससे कंपटीशन होता है हमारा कहीं ना कहीं, ठीक है, ट्रांसशिपमेंट में, ठीक। इसके आते हैं भारतीय ध्वज के तहत जो उपबंधित टन है,
तो होता क्या है कि कई बार हम हाई टैक्स लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि कोई अगर जहाज है, वो अगर भारतीय झंडे के अंदर उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है, ठीक है, तो उसको ना बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। जैसे सपोज करो भारतीय जहाज वाला आ रहा है ना, तो हम जो अपनी बंदरगाह होगी, तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे, बजाय कि कोई विदेशी आ रहा है ना जहाज, उसको नहीं देंगे। इंडियन फ्लैग वाला जो है उसको हम परमिट करेंगे, ठीक। तो ये उसके इससे रिलेटेड होता है। लेकिन उस पर कहीं ना कहीं जब हम हाई टैक्स वगैरह लगा देते हैं, तो लोग हमारे अंडर पंजीकरण करने के लिए हतोत्साहित होते हैं। और हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि यार पूरी जो रजिस्ट्री में इंडिया की है ना हिस्सेदारी जो है, वो बहुत कम है यार, 0.8% पूरी दुनिया भर के जहाज़ों में। विनिर्माण अंतराल वही के यार लगभग 1% के साथ अत्यंत कम बनी हुई है। और 95% से ज़्यादा जो, मतलब सोचो हम मंगल पे और चांद पर जाने की बात करें, हमारे पास समुद्र के जहाज है नहीं। समुद्री सुरक्षा, तो बहुत सारी समुद्री सुरक्षाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कुछ आतंकवाद, कुछ तो होते हैं गैर राज्य खतरे, आतंकवाद, मादक पदार्थ, समुद्री वो होते हैं ना, आपको पता होगा यार, वो सोमालिया वाला जो एरिया है, जाके वो लूट लेते हैं चीज़ों को। तो ऐसे बहुत सारे हमारे सामने खतरे हैं। तो कुछ हमने कार्यक्रम और भी कराए हुए हैं, बिल्कुल हम इससे बहुत सारे पढ़ भी चुके हैं। मैरी टाइम इंडिया विजन 2030 2021 में शुरू किया गया है। ये 10 अलग अलग टॉपिक बताता है, जिसपे हमें महासमुद्र की महासागरी बनना है, ठीक है। बाकी अमृतकाल विजन 2047, तो ये भी बंदरगाह और शिपिंग और आपका जो भी इंटरनेशनल जो रूट हैं उन सब पे काम करके 80 लाख करोड़ रुपए का निवेश इसमें शामिल करता है। ग्रीन शिपिंग का मतलब वही है कि जहाज़ों को स्वच्छ ऊर्जा से हम कैसे जोड़ें। सागरमाला कार्यक्रम ये क्या काम करता है? ये स्मार्ट लॉजिस्टिक की लागत को कम करने की कोशिश करता है, एक पूरा नेटवर्क बनाने की कोशिश करता है, ताकि रोजगार भी बढ़े और हमारा एक्सपोर्ट भी। बंदरगाह विकास वही कि देखिए भाई, भारत ने अभी क्या करा, अपना विंझिम में पहला, देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, विंझिम में अपना पहला डीप वाटर इंटरनेशनल ट्रांस जो शिपमेंट हब है वो संचालित किया है। तो इसमें क्या होगा, इसका वही है कि बंदरगाहों पर दस्तावेज प्रक्रियाओं को एकीकृत करना और तेजी से काम कराना। कानूनी परिवर्तन क्या है? वही है, संसद ने पुराने जो अधिनियम है, जैसे भारतीय पत्तन अधिनियम, मर्चेंट अधिनियम, ये सब वगैरह हैं, इन सबको किए हैं, पारित किया है, ठीक है। पानी पी लेता हूँ यार। बाकी और हम इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए क्या कर रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात है कि जो अनुकूलन निवेश वातावरण है, कि देखिए यार, आप अगर बंदरगाह का विकास करते हैं ना, तो उसमें 100% तक की एफडीआई की अनुमति है हमारे यहाँ पे। जलवाहक कार्गो प्रोत्साहन योजना, इसमें क्या है, जो आपके अंतर्देशीय जल परिवहन है उसको बढ़ावा देने के लिए 35% की प्रतिपूर्ति प्रदान करते हैं हम, ठीक है। समुद्री क्षेत्र का हरितीकरण, ओ माय गॉड, हरितीकरण, वाओ, ग्रीनिंग ऑफ मैरीटाइम सेक्टर। तो सबसे पहले हमारी उत्सर्जन हमें कम करना है। कैसे? देखिए, समुद्री परिवहन जो है ना, वो दुनिया का जो जीएचजी है, ग्रीन हाउस उत्सर्जन है, उसमें 3% का योगदान देता है। तो समझो कहीं ना कहीं बंदरगाह वायु प्रदूषण वगैरह के बहुत अच्छे खासे स्रोत हैं। जैव विविधता को इससे नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जो तट की मैंग्रोव होती है, लेगुन होती हैं, प्रवाल बत्तियाँ होती हैं, ये भी कहीं ना कहीं जो आपकी समृद्ध जैव विविधता है ना, उस पर दबाव डालते हैं। ऊर्जा सुरक्षा में क्या है कि देखिए, हम कहीं ना कहीं बाहरी मात्रा में जो ईंधन है, तेल है, इस पे निर्भर हैं। तो होता क्या है, इंटरनेशनल मार्केट में सपोज करो अमेरिका गया, जाके ईरान पे कब्जा कर लिया, तेल की मार्केटें प्रभावित हो गई, उससे भारत में महंगाई बढ़ जाती है, उतार चढ़ाव हो जाते हैं। बाकी एसडीजी जो हैं, उसके अंदर भी हमने एक लक्ष्य रखा है कि भाई 2030 तक शिपिंग क्षेत्र में हमें 40% कार्बन डाइऑक्साइड के जो कमी करनी है, ठीक है। तो ये भी है। इसके लिए उपाय क्या कर रहे हैं हम? तो पहला है हमारा भारतीय पत्तन अधिनियम, हमने पढ़ा था ना, बहुत सारी चीज़ें करी हैं। तो वही है, इसको संधारणीय, पर्यावरण के अनुकूल बनाना, और जहाज़ों से होने वाले रोकथाम के लिए भी सम्मेलन जो है उसके भी अनुरूप है ये मारपोल। तो ये याद रखना, मारपोल, जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय, ये कहीं क्वेश्चन आया था, मैंने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था पता नहीं। इसके अलावा मैरीटाइम इंडिया विजन, तो इसमें भी हम क्या करते हैं, नवीनीकरण ऊर्जा का यूज़ करते हैं, ताकि वायु उत्सर्जन में कमी कर सकें, जल के उपयोग का अनुकूलन कर सकें, ठोस अपशिष्ट वगैरह उनको बना सकें। हरित सागर ग्रीन पोर्ट निर्देश, वही कुशल, हरित और संधारणीय, बेसिक सा मतलब है, यहाँ पे पोर्ट की बात कर रही है, यहाँ पे ग्रीन टक की बात करें, टक को हरितकरण से कैसे हम टग्स हार्बर बना सकते हैं, और यहाँ पे हरित नौका की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हरित नौका बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली सब हरित हरित हो रखा है। अब हम पहुंच गए हैं संक्षिप्त सुर्खियों पे। वाओ। तो विश्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्रक मूल्यांकन कार्यक्रम रिपोर्ट जारी की है, FASP। तो इसके अनुसार अब क्या हो गया है, 2047 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के दीर्घ जो लक्ष्य है हमारा कालीन, उसको हमें प्राप्त करना है। 2030 तक $30 ट्रिलियन इकोनॉमी। वाह, बन पाएंगे क्या यार?
क्या पता बन जाए। सुधार कहाँ करेंगे हम? सबसे पहले निजी पूंजी को जुटाने पर बढ़ावा देना है। कब तक तुम सरकारी चीजों काम करते रहोगे, तो आप क्या करोगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को आकर्षित करो। या क्यों कर रहे हैं हम लॉन्ग टर्म? हम इसलिए कर रहे हैं ताकि सपोज करो यार हमें पुल बनाना है, तो हमें 1-2 साल के लिए थोड़ी ना चाहिए किसी से इन्वेस्टमेंट, या हमें बांध बनाना है, डैम बनाना है किसी जगह, रेलवे बनानी है, तो हमें चाहिए ऐसा पैसा जो लॉन्ग टर्म तक मिले, ठीक है। तो उनको आकर्षित करने के लिए बॉन्ड और प्रतिभूति के बाजारों को और ज्यादा मजबूत करना। एनबीएफसी जो हैं, नॉन बैंकिंग आपके, उनको व्यापकता और परिष्कृत करके उनको भी वैश्विक जो विवेकपूर्ण मानदंड है उसमें संरक्षित करना। और इसके अलावा डिजिटल और वित्तीय सुधारों को एकत्रित करना, ताकि हम अपनी जो फाइनेंस है उसके साथ में टेक्नोलॉजी को यूज करके, इसे बोलते हैं तो दोनों को मिला के फिनटेक नवाचार कर सकें, ठीक है। और सुधारों की गति को बनाए रखना, कि भाई बाजार में स्थिरता हो, विकास को सुनिश्चित कर सकें, तो बार बार सुधार रखना। बेसिकली कुछ नहीं यार, मोटी मोटी बकलोली है, प्रीलिम्स के हिसाब से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस के हिसाब से पूरा चीज़ें पता होनी चाहिए। हरित वित्त जुटाना, ताकि निम्न कार्बन उत्सर्जन वाली परियोजनाओं को हम कर सकें, और उसमें निवेशकों के जोखिम को करने के लिए वित्त विकास संस्थानों का उपयोग करना, ठीक है। उफ गॉड। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या हैं? पहला है सुदृढ़ वित्तीय प्रणाली, यानी भारत की वित्तीय प्रणाली अब और अधिक मजबूत हो गई है। इसमें बताओ मैं क्या पढ़ूंगा मैं, पर ठीक है। पिछली एफएएसपी रिपोर्ट के बाद में भारत क्या है, दुनिया का पूंजी बाजार, घरेलू उत्पाद इतने से बढ़ के हमारा इतने परसेंट हो गया है, 144 से बढ़ के 175% के आसपास हो गया है। तो पूंजी बाजार में क्या क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत बेसिक चीज़ है। पूंजी बाजार के अंदर क्या क्या आता है, इक्विटी, सरकारी बॉन्ड और कारपोरेट बॉन्ड, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। डिजिटल संरचना की मजबूती तो डिजिटल अवसंरचना, ये जो है डिजिटल जो हमने अवसंरचना बनाई है, उससे वित्तीय जो सेवाएं हैं उनकी पहुंच कहीं ना कहीं आसान हो गई है। सपोज कर हमने यूपीआई वगैरह बना दिया, या फिर जो कुबेर वगैरह प्रोग्राम शुरू करा है आरबीआई, तो उससे भी कहीं ना कहीं इससे हुआ क्या है, जो पहुंच है आसान हो गई है। विनियामक सुधार कर रहा है हमारा आरबीआई, और सेबी जो है एक के बाद एक सुधार करते जा रहे हैं। इससे जो आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उसकी कार्यप्रणाली पर निगरानी रखते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। इसके अलावा सहकारी बैंकों को भी जो पर्यवेक्षण का क्षेत्र के अधिकार में ले गए हैं, इसके ले आए हैं यार क्या बोल रहा हूँ। तो हमारे जो सहकारी बैंक हैं उनको भी जो विनियामक संस्थाओं के पर्यवेक्षण के रूप में ले आए हैं। साथ में वित्तीय बाजार जो हो रहे हैं उनकी सुरक्षा पे काम कर रहे हैं, उनके जो नियम हैं उनको थोड़ा सख्त बना दिया गया है। और इसकी कहीं ना कहीं हमारे जो वर्ल्ड बैंक है उसमें भी प्रशंसा करी गई है, ठीक है। वित्तीय बाजारों का विकास हो रहा है कैसे, कि देखो यार, कॉर्पोरेट बॉन्ड और जो अवसंरचना वित्त पोषण है ना अभी भी सीमित है। और अगर अवसंरचना में विदेश के लोग आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट या कैसे होगा हमारा, ठीक है। तो अभी भी लोग किस में जाते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं। क्यों निवेश करते हैं? क्योंकि यहाँ से ना एक रिटर्न मिलने की और एक मतलब श्योरिटी होती है कि यार तुम अगर पैसा लगा रहे हो तो सरकार पे पैसा लगा रहे हो अपने, है ना, तो रिटर्न मिलने की संभावना होती है। ऐसा नहीं कि लेके भाग जाएंगे। तो लोगों को अभी भी कॉर्पोरेट जो बॉन्ड हैं या फिर जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बॉन्ड जारी करते हैं उन सब में अभी भी ना रिस्क ही लगता है, कर विषमताएं। तो कहीं ना कहीं ऋण लिखित और इक्विटी के बीच में बहुत सारी जो हमारी कर है उसकी प्रणाली भी असमान है। तो इससे भी लोग जो है ना बॉन्ड में अपना निवेश करने के लिए थोड़ा हतोत्साहित होते हैं, ठीक। वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन कार्यक्रम के बारे में सुनते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में, लेकिन ये कार्यक्रम है जो 2 लोग चलाते हैं साथ में मिलकर, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। संचालन क्या है, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में एफएएसपी का संचालन आईएमएफ के द्वारा किया जाता है, और जो विकासशील की बात करते हैं तो संयुक्त रूप से काम करते हैं। तो इसको याद रखना। देखो ये इंपॉर्टेंट है, वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम शुरुआत हुई है इसकी 1999 में, ये इंपॉर्टेंट है। और दोनों मिलकर चलाते हैं, वर्ल्ड बैंक भी आईएमएफ भी। जब हम बात करते हैं विकसित की, जैसे अमेरिका हो गया, ठीक है, तो उसका जो संचालन करते हैं आईएमएफ करता है, जबकि विकासशील में करते हैं तो दोनों करते हैं। तो इसे ऐसे याद रखना कि यार विकासशील है तो इसे 2 लोगों की जरूरत पड़ेगी चलाने की, आईएमएफ की भी और आपका वर्ल्ड बैंक की भी। जबकि विकसित है तो वही अकेला आईएमएफ भी चला लेगा, ठीक है। भारत की पिछली एफएएसपी रिपोर्ट जो है 2017 में जारी करी गई थी। तो हमारा अगला आर्टिकल है आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। तो भारत का जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं उन्होंने कहा है कि भाई देखो जो आईपीओ यूज कर रहे हैं ना, अब कहीं ना कहीं दीर्घकालिक पूंजी जुटाने के बजाय क्या कर रहे हैं, शुरुआती चरणों में निवेशकों से निकास मार्ग के यूज हो रहे हैं। बताता हूँ इसका चक्कर क्या, इसमें है समझाने का स्कोप। बीच में तुम बोर हो रहे हो ना तो उसके लिए भाई सॉरी, और सब्सक्राइब कर देना।
2x पे देखो मस्त आराम से, पर मैं जहाँ समझाने की चीज़ आएगी मैं वहाँ समझाऊंगा, है ना, इंपॉर्टेंट। तो देखो ये क्या कह रहे हैं, देखो कंपनी क्या होती है, दो तरह से शेयर अपने इशू करती है, कि भाई देखो ये आपने आईपीओ लाते हैं किसी भी कंपनी को मार्केट में सूचीबद्ध करने के लिए, ठीक है। यानी आपकी कोई प्राइवेट कंपनी है, सपोज करो कंपनी का नाम है आपका मैगजीन मित्रा। अब मुझे चाहिए पैसा, इससे पहले मेरे कुछ कुछ निवेशक थे, उन्होंने पैसा लगा रखा था, यानी 100% स्वामित्व हमारा ही था। अब इसके बाद में हमें थोड़ा पैसा चाहिए मार्केट में, तो हम इसको लिस्ट कराते हैं कंपनी को, ठीक है, सूचीबद्ध कंपनी को। तो जो हमारा प्राइमरी मार्केट है ना, उसमें आईपीओ को लॉन्च किया जाता है। इसे इसे बोलते हैं आईपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इससे क्या होता है, लोग जाके इसमें निवेश कर सकते हैं, इसके शेयर वगैरह खरीद सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इस जो कंपनी, ये जो हमारी कंपनी हुई मैगजीन मित्रा, इसको मिल जाएगा मोटा पैसा। तो इससे हम क्या काम करेंगे, बाकी चीजों पे काम करेंगे। सपोज करो कल को हमने एक एडिटर रख लिया, कल को हमने थंबनेल मेकर रख लिया, हमने और 3-4 कर्मचारी रख लिया जो आपको बाकी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारी जो कंपनी है वो दीर्घकाल में ग्रोथ करेगी, ठीक है। तो आईपीओ का यूज ये होना चाहिए। लेकिन हमारे आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं कि भैया अब ये हो रहा है, अब ये काम नहीं कर रहे कि दीर्घकालिक पूंजी जुटा लें कि भाई लॉन्ग टर्म में कंपनी सस्टेन करेगी। आजकल आईपीओ का यूज कर रहे हैं हम, शुरू के जो आपके निवेशक हैं उनको प्रॉफिट दे के बाहर निकालने के लिए। कैसे, देखो दो तरह का हो गया। फ्रेश इशू का मतलब हो गया कि भाई आपको, अब देखो दो तरह से शेयर होंगे, आईपीओ है, इसे दो तरीके से जारी कर सकते हैं। एक हो गया एकदम फ्रेश, कि आपने कुछ नए शेयर बनाए, उनको जारी कर दिया मार्केट में, अब कुछ और आपके यहाँ पे आ गए, ठीक है, लोग आ गए। दूसरा है आपने ऑफर फॉर सेल करा है। ऑफर फॉर सेल का क्या मतलब है, कि देखिए मैं था, एक ये है जिसने मेरी कंपनी में मैगजीन मित्रा में पहले से निवेश किया हुआ है, अर्जुन नाम के इस व्यक्ति ने, ठीक है। तो अब इनके पास में सपोज करो 50% शेयर है, मेरी कंपनी की वैल्यू अच्छी खासी हो गई है। मैं आईपीओ लेके आता हूँ कंपनी के अंदर के, देखिए भाई आइए मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। तो जब ये आईपीओ आता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इनसे कहता हूँ कि एक काम करो, 25% शेयर आप अपने दे दो इसमें। इससे क्या है, आईपीओ में शेयर बिकेगा महंगा, तो इससे जो तुम्हारा काफ़ी सारा पैसा बन जाएगा, और तुम पैसे लो, तुमने अपने 25% छोड़ दिए, तो कहीं ना कहीं तुमको प्रॉफिट देकर निकास मार्ग के रूप में यूज कर रहे हैं हम। समझ गए होगा अब इस चीज को ना, जहां होना चाहिए कि मैं इस पैसे का यूज अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने में करूं, वहीं मैं इस पैसे का यूज कर रहा हूं अपने शुरुआत के जो निवेशक हैं उनको प्रॉफिट पहुंचाना के, कि भाई धीरे धीरे खाली हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खर्च हो जाओ। परिभाषा, आईपीओ वह प्रक्रिया है जिसमें निजी कंपनी पहली बार अपने प्राथमिक बाजार में आम जनता के लिए शेयरों को लेके आती है। परिवर्तन क्या है, आईपीओ पहले जहां एक प्राइवेट कंपनी होती है, अब क्या है, पब्लिक कंपनी बदल जाती है, क्योंकि पब्लिक का पैसा लग गया है। पूंजी का स्रोत क्या है, भाई आईपीओ से क्या कर रहे थे हम, कि भाई हमें अपनी कंपनी को थोड़ा एक्सपेंड करना है, तो और पैसा चाहिए, उसमें लगा रहे थे। प्रकार क्या है, निश्चित मूल्य निर्गम, यानी फिक्स्ड प्राइस इशू। अब ये दो तरह से होती है। फिक्स्ड प्राइस इशू का मतलब है कि भाई अब मैंने कहा आईपीओ में निकाल रहा हूँ अपने शेयर का, तो एक शेयर में क्या होगा, बंडल में खरीदते हैं आईपीओ में, याद रखना ना। तो एक शेयर में क्या होगा, 100 रुपये का मैंने एक शेयर जारी कर दिया, ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा होता है बुक प्राइस इशू। हमने कोई ये नहीं करा, हमने कहा कि भाई देखो सुनो, 80 रुपये से लेकर के 200 रुपये तक है, तुम लोग बिड करो, तुम्हें कितने में चाहिए ये शेयर मेरी कंपनी का जो मैगजीन मित्रा है, तो इसके बीच में बिड करो, जो लोग बिड में नीलाम ज्यादा बुरी लगाएंगे मैं उनको ये शेयर दे दूंगा। तो ज्यादातर अब इसका यूज करते हैं। तो अब समझ गए होगा इसमें क्या है, एक तो फिक्स्ड और बुक में। आगे बढ़ते हैं, हमारा और छोटा सा आर्टिकल है, हालांकि पिछला छोटा नहीं था, मैंने समझा दिया तुम्हें डिटेल में। भंडारण व्यवस्था को आधुनिक बनाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए कुछ डिजिटल परिणाम है, बिल्कुल। तो इसमें क्या है, जो हमारा केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य मंत्रालय है, तो इसने क्या करा है, इसने जो आपका भंडारण है ना, संचालन के लिए आधुनिक बनाने। भंडारण होता क्या है, देखो आपने गेहूं की फसल काटी, तो आप इसे स्टोर भी तो करोगे ना कहीं अच्छे से। अब ऐसा थोड़ी आप घर में रख दोगे पुराने जमाने की तरह। तो आप जब इसे स्टोर करने के लिए जाते हैं कहीं पे, तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होती हैं, एसी है, आपका बीज ज्यादा खराब मात्रा में ना हो, या आपने आलू भर लिया, तो उनको बोलते हैं भंडार गृह, ठीक है। तो उनको अच्छे से और कैसे चला सकते हैं, तो उसके लिए हमने, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कुछ शुरू चीज़ें करी हैं। महत्व क्या है, वही है, लॉजिस्टिक्स को कम कर सकते हैं, टर्न अराउंड जो टाइम है उसको कम कर सकते हैं, आने जाने का जो समय है। बाकी पीएम गति शक्ति के साथ कैसे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको, पीएम गति शक्ति को मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ अक्टूबर में बहुत डिटेल में। सब्सिडी युक्त खाद्यान्न को कैसे डिलीवरी सुनिश्चित कर सकते हैं, इस सारी चीज़ों को पहल समझ लेते हैं और सीधे। तो पहल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यार एक शब्द उठा के दे देगा और भूल जाओगे आप। पहली है हमारी भंडारण 360। तो इसे किसने प्रस्तुत किया है,
भंडार निगम ने। तो ज़्यादातर ये तो भंडार से रिलेटेड CWC काम देखता है, ठीक है। ये क्या है, क्लाउड आधारित है। इसमें क्या होगा, जो भी आपका मानव संसाधन है, वित्त है, इन सबको एकीकृत करने का काम करेगा। तो इसमें हम रियल टाइम में देख सकेंगे और गोदाम का मानकीकरण कर सकेंगे कैसे क्या चल रहा है। स्मार्ट एग्जिम वेयर हाउस सिस्टम, इसमें क्या है, CWC नहीं, ये भी काम कर रहा है। इसने फ्रेश स्टेशन जो है उनके लिए भी स्मार्ट एग्जिम प्रणाली शुरू करी है। तो इसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, फास्टैग, इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो इससे भी क्या होगा, गेट ऑटोमेशन सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अन्न दर्पण, ये इंपॉर्टेंट है। FCI की ये पहल है। इसने क्या काम करा है कि सूक्ष्म सेवा आधारित मोबाइल फर्स्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम को प्रभावित करेगा, प्रतिस्थापित करेगा डिपो ऑनलाइन सिस्टम को। तो इसमें क्या होगा, तो प्लेटफॉर्म पे खरीद, भंडारण, आवागमन, इन सबको इंटीग्रेट कर देगा और आपके सामने जो डैशबोर्ड है उसमें तेजी से निर्णय संभव हो जाएगा करना। आशा प्लेटफॉर्म की शुरुआत भी करी गई है। अब आशा प्लेटफॉर्म है खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने, ठीक है। आशा का मतलब याद रखना, अन्न सहायता होलिस्टिक AI सॉल्यूशन। बेसिकली सब में AI इंस्टॉल कर दिए हैं, इतना ही है, ठीक है। अब आते हैं अगला हमारा आर्टिकल। यार देखो, अगर यहाँ तक आ गए हो, आई नो आज का आर्टिकल काफ़ी सारे मतलब बहुत समझाने के स्कोप थे नहीं, एक ही बात को घुमा घुमा के कहने वाली चीज़ थी। तो बस ये है कि लेकिन आप स्पीड पकड़ लेते हो, इससे कि आपको एक टाइम फ्रेम मिल जाता है कि नहीं यार मुझे इतने में अपनी मैगजीन करानी है। यकीन माने अगर आप इसे भी खुद से कर रहे होते ना तो ये पढ़ भी नहीं पा रहे होते ना। तो अगर आपको मेरा ये काम पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। बाकी किसी और टॉपिक में कुछ चाहिए ना तो मैं उनको भी अपने उस पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हूँ, ठीक। तो अगला है हमारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। उसने किया है राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 को जारी। तो इसमें क्या है, देखो समझो, पिछले NIC 2008 को अपडेट करा है। तो NIC की शुरुआत करी थी 2062 में। है क्या ये, यहाँ पे विशेषता है, मैं समझा दूंगा यहाँ पे। इसे जो स्टैटिक वाली मिनिस्ट्री है उसका जो संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग है उसके द्वारा विकसित किया गया है और सभी आर्थिक गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक औद्योगिकरण वर्गीकरण के रूप में तैयार किया गया है। परिवर्तन क्या है, इसमें 2008 में 5 अंकीय कोडिंग संरचना के स्थान पर 6 अंक कोड आ गए। ये पता चलना चाहिए, मैं बताता हूँ ये चक्कर क्या है। और लचीलापन वगैरह देता है। और देखो इसमें होता क्या है, सपोज करो आप का काम है भैंस पालने का, तो ये उसको एक कोड दे देंगे, एक कोड दे दिया एग्रीकल्चर। भैंस में आप क्या बोलते हैं, दूध निकालते हो, तो उसमें 014 दे देंगे। तो आप कई बार प्रोडक्ट्स के पीछे पढ़ते हो ना, A004 2086B। तो ये सब जो कोड दे रहे हैं ना, ये कोड देने वाला काम है, ये वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण उद्योगों को, ठीक है। ये प्राइमरी सेक्टर का है, इसमें है। तो टोटल करके अब जो 5 अंकों में पहले ऐसे कोड बनते थे उसको अब 6 अंकीय कोड भर कर दिए हैं, ठीक है। देश क्षेत्रों को मान्यता कि भाई देखिए अब इसमें क्या काम करा है, आयुष से रिलेटेड जो हैं, जो दवाई वगैरह से रिलेटेड हैं, हथकरघा से रिलेटेड हैं, इनको भी मान्यता दे दी है। इसके अलावा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र हुए, फिनटेक मतलब फाइनेंस और टेक्नोलॉजी को साथ लेके जो काम करते हैं, ई-कॉमर्स हुए, इन सारे क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया है। तो इसमें बस ये याद रखना कि कौन से क्षेत्रों को शामिल कर लिया गया है। 2025 की विशेषताएं वही कि भाई मध्यवर्ती युक्त सेवाओं का उन्नत वर्गीकरण कर दिया है। विद्युत, खुदरा, लॉजिस्टिक, शिक्षा, यानी सबको हम प्रतिबिंबित करने के लिए नए वर्ग बनाए गए हैं, ठीक है। यार ये अगर एग्जाम्पल में कोई कोड दे देते ना तो बहुत अच्छा होता। डिजिटल अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लॉकचेन, इन सबको शामिल कर लिया गया है। अरे यही चलता है यार हर जगह, बस जहाँ डिजिटल आ जाए 4-5 शब्द फेंक के मारो बारी बारी। ब्लॉकचेन, IoT, मशीन लर्निंग, पर्यावरण, हरित अर्थव्यवस्था का एकीकरण कि भाई आप कार्बन कैप्चर को काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बाकी पारंपरिक में प्रौद्योगिकी आधारित विभेद नहीं है कि भाई कोई पारंपरिक है या प्रौद्योगिक है, इस आधार पे कोई भेदभाव नहीं करा जाएगा नामकरण करते समय, तो याद रखना। हो बाकी मैगजीन हो गई है, मतलब मैगजीन नहीं, ये वाला जो इकोनॉमी का सेक्शन हो गया है वो कंप्लीट हो गया है। तो इसके आगे तो आई थिंक 2 पेज का है सारा का सारा। ये सुरक्षा के 2 आर्टिकल हैं, बस खत्म। तो इसको मैं करा दूंगा, सुरक्षा और एनवायरनमेंट वाले पार्ट में करा दूंगा, ठीक है। तो बाकी थैंक यू। आप पूरी वीडियो अगर आपको देखी, अगर आपको सच में कुछ क्वालिटी इसमें मिली है, देखो जहाँ जहाँ मैं फिर से कहूँगा कि जहाँ जहाँ समझाने का स्कोप है मैं समझा दूंगा, पर जहाँ आर्टिकली अपने आप में कुछ खास न्यूज़ है नहीं तो मैं उसको क्या करूँ। तो ठीक है, सब्सक्राइब कर लेना, बाकी लाइक डिसलाइक तुम्हारे हाथ में। थैंक यू, बाय बाय।